तो आज का बातचीत शुरू करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में मार्क्स के जो क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, उसमें ये दिखाया था कि कैसे मार्क्स ये बताते हैं कि श्रम, लेबर का जो महिमा मंडली करना, वो हमेशा से वो एक मार्क्सवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण नहीं भी हो सकता है। बल्कि वो तो ये बोल रहे हैं कि जो बुर्जुआ जो हैं, बुर्जुआ बड़े शौक से श्रम का महिमा मंडली करते हैं। तो आपको याद होगा, हमने ये कोट किया था। मेरे सामने में ये कोट है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम से, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, वो है। उसमें मार्क्स लिख रहे हैं कि द बुर्जुआ हैव वेरी गुड ग्राउंड्स फॉर फॉल्सली ascribing सुपरनैचुरल क्रिएटिव पावर्स टू लेबर। देखिए, अलौकिक सृजनशीलता, श्रम को वो श्रम का मानते हैं कि भाई श्रम का एक अलौकिक एक पावर होता है, एक शक्ति होता है, एक सृजनशीलता का। और आज हम देखेंगे भी कि कैसे गुरुंद जी का एक पोर्शन हम पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, सिस्मोंडी, जेबी से, रिकार्डो, ये सब इसी ढंग से लेबर को प्रोडक्टिव मानते हैं, बल्कि कैपिटल को नहीं मानते। लगता है कि मतलब इतना एक तरफा श्रम के पुजारी बन जाते हैं ये, है ना। तो वो आज हम इसको और देखेंगे, एंगल्स का भी हम देखेंगे और इसमें। और एक आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज जो है, कॉन्सेप्चुअल एक बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में भी हमने किया था, एक आपको याद होगा, रियल एब्स्ट्रैक्शन करके हमने बात किया था। और रियल एब्स्ट्रैक्शन को मैंने वीडियो जब चल रहा था उसी टाइम मैंने हिंदी में उसका मुझे जो सूझा, है ना, वो था कि एक वास्तविक अमूर्तता। चूंकि रियल एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, लगता है कि ये ऑक्सीमोरॉन जैसा, कि ये रियल जो चीज है वो एब्स्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है। और मैंने ये भी उदाहरण दिया था सपने का, कि हम सपने में जो देखते हैं वो तो अनरियल है, फिर भी उसका इफेक्ट्स रियल होता है। हालांकि मैंने ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि भाई जिस ढंग से मार्क्सवाद के बारे में हमेशा बोला जाता है कि मार्क्सवाद जिस ढंग से पूंजीवाद में जो डेमोक्रेसी है, पूंजीवाद में जो गणतंत्र है ना, या संविधान में जो हमें अधिकार दिया जाता है पूंजीवादी व्यवस्था में, उसको मार्क्स कैसे समझते, तो वो बोलते हैं कि ये तो सिर्फ फॉर्मल डेमोक्रेसी है, ये एक अपीयरेंस के लेवल पे डेमोक्रेसी है, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और चीज़ है। रियलिटी में तो असमानता है, सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो मैं उसको खुलासा किया था अपीयरेंस और रियलिटी का अंतर संबंध को लेके, और कैसे मार्क्स का जो उसमें अंडरस्टैंडिंग है वो रियल एब्स्ट्रैक्शन का जो अंडरस्टैंडिंग है उनका, जो मूर्त अमूर्तता, वास्तविक वास्तविक यथार्थवादी काल्पनिकता भी कह सकते हैं शायद। वो तो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े पंडितों को आप पूछ सकते हैं कि मेरा ट्रांसलेशन सही है कि नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट वो है मार्क्स में, है ना, कि लास्ट में मैंने क्या कहा, जो जो रियल एब्स्ट्रैक्शन को का जो ट्रांसलेट है, आप लोग देख लीजिएगा लास्ट में मैंने जो कहा, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको मार्क्स समझना। उसी ढंग से आज में मैं आगे जाके जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो है डायरेक्टिक्स से जुड़ा हुआ, द्वंद्ववाद से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जो है रिलेशनशिप ऑफ एक्सटीरियरिटी और इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ एक्सटीरियरिटी, बाह्य अंतर संबंध, और इंटरनल रिलेशंस, आंतरिक अंतर संबंध। ये पूंजी और श्रम को समझने में, पूंजीवाद को समझने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
तो ये हम आगे देखेंगे। और अभी हम जाते हैं ग्रुंदिज़े में। मार्क्स का ग्रुंदिज़े करके जो काम है, जो उनका नोटबुक्स है बेसिकली, वो नोटबुक्स में आपका ये 1857, हाँ, 1857-58 के टाइम के ये काम है उनका। तो उसमें मार्क्स लिखते हैं एक जगह कि इन्होंने लेबर को चूंकि एक तरफा ढंग से देखा, डायरेक्टिकली नहीं देखा इन्होंने, और उसको महिमा मंडली करके देखा उन्होंने। तो वो मार्क्स बताते हैं कि अदर्स, इवन इकोनॉमिक्स, मैं ये पढ़ रहा हूँ उससे, ग्रुंदिज़े से, others even economists, example given Ricardo, Sismondi, etc., say that only labor, not capital, is productive. मतलब इकोनॉमिस्ट लोग बोल रहे हैं कि लेबर जो है, सिर्फ लेबर प्रोडक्टिव है, सिर्फ लेबर से पूरा वैल्यू आ रहा है ना। तो जैसे मैं बता रहा था कि वो महिमा कर रहे हैं लेबर का, तो वो बताते हैं कि बट देन दे डू नॉट कंसीव कैपिटल इन इट्स स्पेसिफिक डिटर्मिनेटनेस ऑफ फॉर्म एज अ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रिफ्लेक्टेड इन इटसेल्फ एंड थिंक ओनली ऑफ इट्स फिजिकल सब्सटेंस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। यानी कि वो लेबर को ही सिर्फ प्रोडक्टिव मानते हैं। रिकार्डो, सिस्मोंडी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, और पूंजी को नहीं मानते हैं प्रोडक्टिव। तो फिर क्या हुआ कि वो पूंजी को फिर कैसे देखेंगे? फिर उसको सब कुछ तो आपने लेबर पे छोड़ दिया, सब कुछ तो आप लेबर के चलते हो रहा है, लेबर ही सोर्स ऑफ वेल्थ है, सोर्स ऑफ वैल्यू है ना। तो और लेबर ही प्रोडक्टिव है, तो फिर पूंजी को कैसे देखेंगे वो? बट देन दे डू नॉट कंसीव कैपिटल इन इट्स स्पेसिफिक डिटर्मिनेटनेस ऑफ फॉर्म एज अ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि पूंजी को एक तरह का अंतर संबंध में, परस्परता में, उस हिसाब से आप पूंजी को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि लेबर तो एक तरह का ऐसा बना दिया इन्होंने कि लेबर खुद ही खुद सब कुछ जनरेट करता है, खुद ही खुद सब कुछ लेबर से ही प्रकट होता है, सब कुछ लेबर ही सब चीज का उद्गम है, उद्भव है, वही स्रोत है, वही गंगोत्री है कह लीजिए है ना। तो फिर इसलिए वो कैपिटल को, पूंजी को, फिर उसका स्पेसिफिक डिटर्मिनेटनेस ऑफ फॉर्म, पूंजी का जो कैसे आप तय करेंगे कि पूंजी फिर क्या है, आप कैसे समझेंगे उसको, डिटर्मिन कैसे करेंगे, स्पेसिफिक डिटर्मिनेटनेस क्या कैसे करेंगे, उसका प्रारूप, उसका स्वरूप, स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म है ना, उसका स्वरूप। तो फिर एज अ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की जो उत्पादन है, उत्पादन का जो एक अंतर संबंध है, रिलेशन, उस हिसाब से आप, क्योंकि वो तो एक तरह से, जैसे मैं बोला पहले कि भाई लेबर को फिक्स कर दिया, वैसे अब कैपिटल भी फिक्स हो रहा है, देखिए, है ना। वो आप अंतर संबंध में आप नहीं देख रहे हैं। But they do not conceive capital in its specific determinateness of form as a relation of production, reflected in itself, and think only of its physical substance, raw material. तो चूंकि स्पेसिफिक डिटर्मिनेटनेस ऑफ फॉर्म एज अ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं देख पाए, है ना, और कैसे वो खुद पे वो, चूंकि अंतर संबंध में तो ये होता है ना कि भाई किसी जो रिफ्लेक्टेड इन इटसेल्फ, उसका क्या, कैसे आप उसको समझेंगे कि कैसे, जैसे मैं आईने में खुद को देखता हूं तो मेरा रिफ्लेक्शन ही देखता हूं ना मैं, है ना। तो अंतर संबंध में ये होता है कि आप किसी और चीज के साथ संबंध कर रहे हैं, वही अंतर संबंध है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होता है। तो पूंजी को इस ढंग से तो ये समझ नहीं पाए, तो कैसे समझने लगे ये? एंड थिंक ओनली ऑफ इट्स फिजिकल सब्सटेंस, रॉ मटेरियल। यानी कि वो सोचे कि अच्छा पूंजी मतलब वो जो मशीनरी है, वो जो फैक्ट्री है, वो जो इतना सारा ट्रक है, इतना सारा दीवार है, इतना सारा मशीनरी है अंदर में, है ना, और जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, फिर कैपिटल वही है, मतलब फिजिकल चीज है वो, है ना, मूल्य नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो फिर अलग चीज है।
वो अलग खेमे में आप जाते हैं जब आप किसी चीज़ का मूल्य का बात करते हैं। बस जो ये जो है वही है। तो ये लैपटॉप क्या है, ये लैपटॉप बस एक ये प्लास्टिक है, ये अंदर में मिनरल्स है या जो भी मेटल्स है वो मटेरियल में चले गए। वो फिर कैपिटल को वैसे समझना पड़ेगा फिर हमको, है ना। लेकिन फिर उसमें भी एक दिक्कत है अगर आप फिजिकल एलिमेंट्स के हिसाब से समझते हैं और मार्क्स लिखते हैं, बट दीज फिजिकल एलिमेंट्स डू नॉट मेक कैपिटल इनटू कैपिटल। On the other hand, it then again occurs to them that capital is in one respect value. समथिंग फिर वो सोचने के लगे कि नहीं ये तो फिर नहीं हो सकता है कि भाई कैपिटल तो सिर्फ वो द्रव्य, वो जो मटेरियल, हाँ वो जो रॉ मटेरियल सिर्फ वो तो नहीं हो सकता है। तो फिर इन्होंने ये सोचने लगे कि कैपिटल इज इन वन रिस्पेक्ट वैल्यू। किस हिसाब से फिर वैल्यू है, मूल्य किस हिसाब से है कैपिटल, कि इट इज समथिंग इमेटेरियल। ये इमेटेरियल है, मटेरियल नहीं है ये, हाँ, indifferent to its physical consistency. जेबी से दूसरा इकोनॉमिस्ट जॉन बैप्टिस्ट से, ये भी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, दस से जो इकोनॉमिस्ट है वो लिखते हैं और मार्क्स कोट करते हैं उसको। कैपिटल, ये जेबी से लिख रहा है, कैपिटल इज ऑलवेज इमटेरियल बाय नेचर since it is not matter which makes capital but the value of that matter, value which has nothing corporeal about it। तो अभी बीच में तो ये सोच रहे थे कि ये सब कैपिटल सिर्फ मटेरियल ही होगा, रॉ मटेरियल ही होगा। अब दूसरा एक्सट्रीम में चले गए, अब बोल रहे हैं कि नहीं इसमें तो कुछ भी मटेरियल नहीं है, सब इमटेरियल है सब इमटेरियल है ना। तो ये जेबी से। अब फिर सिस्मोंडी कोट करते हैं मार्क्स, देखिए कितना मार्क्स व्यंग करते हैं, है ना तो और सिस्मोंडी क्या कर रहा है, कैपिटल इज अ कमर्शियल आइडिया। आइडिया में आ गया, कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है, आइडिया है। वाह क्या आइडिया है, ये आइडिया से तो फिर सब कुछ हो जाएगा। आजकल बात करते हैं ना लोग स्टार्टअप वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो वो बोलते स्टार्टअप के लिए तो उस ढंग से कैपिटल भी नहीं चाहिए, तो एग्रीगेटर ही है। तो आपका जैसे उबर हुआ, ओला हुआ, उसमें तो आपका खुद का कंपनी का खुद का कार नहीं चाहिए, वो तो कार ड्राइवर अपना लेके आएगा, है ना। बस आप जो कस्टमर जिसको टैक्सी चाहिए और जो ड्राइवर जिसके पास गाड़ी है उसको आप कनेक्ट करा देते हैं, एग्रीगेट करा देते हैं ऐप के जरिए, है ना। तो उस टाइप का कि बस एक आइडिया है आपके पास कि कैसे उसको आप एग्रीगेट कर सकते हैं, तो उस टाइप का। इसलिए तो ये स्टार्टअप कैपिटल के बारे में लोग कहते हैं कि ये वो 0 to 1 बोलते हैं कि कैसे आप बिल्कुल जीरो, आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप 0 to 1 जा सकते हैं, है ना। तो फिर आइडिया में चले गए। फिर मार्क्स आगे और व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, बट देन अगेन इट ऑकर्स टू देम दैट कैपिटल इज आल्सो अनदर इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन देन वैल्यू, for otherwise it would not be possible at all to speak of capital in distinction from value, and that even if all capitals are values, values as such are not capital, वगैरह वगैरह करके ये और अपना ही पेज में फंसे जा रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट उस टाइम के वो ये सब में फंसे जा रहे हैं। तो जो लेबर का जो समझ है वहीं पे फिर दिक्कत है कि जब ये लोग लेबर का महिमा मंडली करके, जैसे यहाँ हमने देखा रिकार्डो और सिस्मोंडी लेबर को ही प्रोडक्टिव बताते हैं, लेबर दैट दैट ओनली लेबर नॉट कैपिटल इज प्रोडक्टिव बोलते हैं। तो फिर ये पूंजी को कैसे समझेंगे, उस चीज में भी ये फिर अपना एक तरह का इसमें एक दलदल में फंस जाते हैं ये और निकल ही नहीं पाते, है ना। इसको मैं और सहज भाषा में और आगे बताऊंगा इस चीज को। दूसरे बात जो है जो हमें देखना चाहिए वो कि इस ढंग का जो पेज में खुद का बुना हुआ पेज में जो फंस रहे हैं बार बार, जिसको हम पैराडॉक्स कह सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं, विरोधाभास हमेशा, और ये अपने ही पेज में फंसे जा रहे हैं, इसका 2-3 उदाहरण और मैं दूंगा। तो
मार्क्स और एंगल्स बार बार फिर ये बताते हैं कि कैसे 19th सेंचुरी में फिर ये लेबर को लेके और पूंजी को लेके भी, जैसे आप जिस ढंग से लेबर को समझेंगे उसी ढंग से आपका फिर पूंजी आपको आप कैसे समझ रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस करता है ना। तो वो बार बार एक विरोधाभास, एक तरह का जो पैराडॉक्स बोलते हैं, एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन में वो फंस रहे हैं। तो हम जैसे देखते हैं मार्क्स एंगल्स अपने किताबों में जगह जगह में ये बोलते हैं कि पैराडॉक्स बोलते हैं, टोटोलॉजिकल नॉनसेंस भी बोलते हैं, टोटोलॉजिकल नॉनसेंसिकल, फॉल्स अपीयरेंस, है ना। ये हम बार बार पाते हैं, वो बोलते हैं, है ना। तो तो ये आपको बहुत जगह ये मिलेगा। एक चीज जहां हम इस चीज को और थोड़ा डेप्थ में पाते हैं वो है जहां एंगल्स लिखते हैं कि ये आपका वेज लेबर एंड कैपिटल जो पिछले बार जो हमने किया था उसमें भी इसका जिक्र आया था, उसी भूमिका से ये है। और उस भूमिका में एंगल्स लिखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स देन फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी is determined by the labor content in it requisite for its production, ठीक है ना। with this explanation it contented itself, यानी कि classical economics then found that the value of a commodity determined by the labor content in it, कितना श्रम गया है उस वस्तु को उत्पादन करने में, उसी हिसाब से उसका मूल्य तय होता है। तो इतना ही बोल के जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है, जो शास्त्रीय अर्थविद लोग जो हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र का नींव डाला, उन्होंने जिसने फाउंडेशन दिया उन्होंने, तो वो बोले कि जितना लेबर उस चीज को उत्पादन करने में गया है उतना ही उसका मूल्य होगा। अब ये तो गलत बात तो है नहीं, लेकिन उसको थोड़ा आप उसको अनपैक करेंगे, थोड़ा उसको खोल के देखेंगे तो फिर उसमें क्या है, ये कहना तो गलत तो नहीं है, लेकिन तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, वो जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर आगे वो बोलते हैं विद दिस एक्सप्लेनेशन इट कंटेंटेड इटसेल्फ एंड वी आल्सो कैन पॉज हियर फॉर द टाइम बीइंग, वी कैन पॉज हियर, चूंकि सहमति है, ऐसा नहीं कि ये जो शास्त्रीय अर्थविद ये जो कह रहे हैं ये गलत है, ऐसा बात भी नहीं है। तो हम भाई पॉज कर सकते हैं इसको लेके, इसके लेके हम थोड़ा देर विश्राम कर सकते हैं। आई विल ओनली रिमाइंड द रीडर in order to avoid misunderstandings that this explanation has nowadays become totally inadequate, ये explanation अब नहीं चलेगा क्योंकि मार्क्स आ गए हैं और मार्क्स कुछ हमें नया बता रहे हैं। मैं थोड़ा इधर बीच में काट के फिर दूसरा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं अभी। बट एज सुन एज द इकोनॉमिस्ट्स अप्लाइड दिस डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू बाय लेबर टू द कमोडिटी, जो कि भाई जितना लेबर श्रम है उस वस्तु में उसका मूल्य उतना ही होगा, जैसे ही इकोनॉमिस्ट ने ये फॉर्मूला अप्लाई करने लगे, अप्लाइड दिस डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू बाय लेबर टू द कमोडिटी लेबर, दे फेल इनटू वन कॉन्ट्रडिक्शन आफ्टर अनदर। जैसे इन्होंने ये फॉर्मूला कि भाई लेबर से वैल्यू बनता है, मूल्य बनता है, ये एक खास वस्तु में इन्होंने लगाया, एक खास चीज में, एक खास कमोडिटी में लगाया, तो पूरा इनका क्या बोले, इनका पोल खुल गया। और वो कमोडिटी क्या है, लेबर, क्योंकि लेबर भी तो एक कमोडिटी है। पूंजीवाद के अंदर में श्रम भी तो एक विनिमय का एक वस्तु है, एक्सचेंज का एक कमोडिटी है कि मैं अपना लेबर बेचता हूं, फिर मुझे तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है। तो ये बाकी टेबल में जितना भी चीज है, ये जो शर्ट पहना हूं मैं, है ना, ये भी सब कमोडिटी है। लेकिन मैं कहीं कमाता हूँ, कहीं नौकरी करता हूँ, कहीं दिहाड़ी करता हूँ, वो भी तो कमोडिटी है। तो जैसे ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ये कैसे मूल्य बनता है,
वो फॉर्मूला जैसे हम लेबर पे ही लगाते हैं तो फिर सब इधर उधर हो जाता है। इसलिए सवाल है, हाउ इज द वैल्यू ऑफ लेबर डिटरमिन्ड? आंसर, बाय द नेसेसरी लेबर कंटेंट इन इट, ऑफ कोर्स। जितना लेबर है उसमें, उसको बनाने में जितना लेबर गया है। बट हाउ मच लेबर इज कंटेंट इन द लेबर ऑफ अ वर्कर फॉर अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर? मैं एक साल पढ़ाने का लेबर करता हूं, तो कितना लेबर उसमें गया है उस लेबर को बनाने के लिए? द लेबर ऑफ अ डे, a month, a week, or a year. If labor is the measure of all values, then indeed we can express the value of labor only in labor. तो वैल्यू ऑफ लेबर तो लेबर लेबर पे ही तो, लेबर से ही तो बनेगा। तो वी कैन एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ लेबर को तो हम लेबर के हिसाब से गिनेंगे, है ना? बट वी नो एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ एन आवर ऑफ लेबर if we only know that it is equal to an hour of labor. This brings us not a hair's breadth nearer the goal. We keep on moving in a circle. तो सेंस मिल रहा होगा ये सर्कल में, यानी कि कुछ लैकिंग है इसमें। ये आपको कॉमन सेंसिकली भी आप इसको पकड़ सकते हैं इस चीज को, कि लेबर से मूल्य तय होता है, लेकिन लेबर भी एक कमोडिटी है, तो फिर उसका मूल्य कैसे तय होगा, है ना? एक इसमें इसमें एक कुछ तोड़ चाहिए, इसमें कुछ एक एक चाहिए, इसमें कोई आके मारना पड़ेगा इस चीज को, है ना? तो तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स इस ढंग से खुद को लपेट रहा था। दूसरा जो है, जो इसका जो दूसरा जो प्रॉब्लम जो आ रहा था, है ना, उसको आप देखिएगा तो उसमें ये है कि जैसे वो पूंजी का सवाल जो उस टाइम में बता रहा था कि कैसे, किस ढंग से आप श्रम को समझते हैं, उस ढंग से आप उस वो तय करता है कि आप पूंजी को कैसे समझते हैं। तो उसमें फिर क्या हो गया कि जो लोग श्रम का महिमा मंडली कर रहे थे, वो पूंजी को, जैसे हमने यहाँ देखा सिस्मोंडी, जेविसे वगैरह, कैसे ये बोल रहे हैं कि, कभी बोल रहे हैं पूंजी तो एक 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 द्रव्य है, एक एक मटेरियल चीज है, रॉ मटेरियल्स है ना? एक कॉर्पोरियल, एक एक जस्ट एक काया है, काया बोलते हैं ना। मतलब ये मानव का काया नहीं, तत्व मतलब द्रव्य, मटेरियल चीजें। और कभी वो बोल रहे हैं आइडिया है, ये जो छलांग लगा रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं। तो उसमें ये था कि चूंकि पूंजी को वो लेबर के साथ रिलेशन में वो नहीं रख पा रहे थे, वो अंतर संबंध, वो परस्पर अंतर संबंध, है ना? तो वो पूंजी और श्रम को, चूंकि कैसे वो, चूंकि पूंजी और श्रम एक जगह आता है तभी उत्पादन हो रहा है ना, तभी पूंजीवाद बन रहा है, लेकिन वो कैसे एक साथ आ रहा है वो नहीं, वही वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, है ना? तो उसमें पूंजी को फिर वो अलग रख रहे हैं, श्रम को अलग रख रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रम का जो अवधारणा है इनके पास, दिक्कत वहीं पे है। तो क्या दिक्कत है उसको समझाने के लिए मार्क्स ने पूंजी लिखा। है ना? तो एक इसमें कॉन्सेप्ट हमें याद रखना चाहिए, वो है जो अंतर संबंध जो है, ये एक तरह का सैद्धांतिक लेवल में आपको समझना पड़ेगा कि जो अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध एक बाह्य अंतर संबंध भी हो सकता है और एक आंतरिक अंतर संबंध भी हो सकता है। जैसे बाह्य अंतर संबंध को हम अंग्रेजी में रिलेशनशिप ऑफ एक्सटीरियोरिटी बोलेंगे, जो आंतरिक अंतर संबंध है उसको हम बोलेंगे
internal relations, not a relationship of exteriority but internal relations. अब ये तो दर्शन में बहुत डीप कॉन्सेप्ट सब है, लेकिन हम यहाँ पे अभी काम चलाने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जैसे तेल और पानी को आप बोल सकते हैं बाह्य अंतर संबंध, मिक्स नहीं होता है लेकिन साथ ही चल रहा है थोड़ा तेल फेंक दीजिएगा पानी में, वो साथ चलता है लेकिन मिक्स नहीं हो रहा है। दूसरा आप लीजिए दूध और पानी, तो हो जाता है, फिर आपको बोलेंगे कि भाई इसको दूध को अलग करो, पानी से वो नहीं अलग होगा क्योंकि वो आंतरिक अंतर संबंध। तो श्रम और पूंजी का दूध और पानी का संबंध है या तेल या पानी, ये आपको तय करना पड़ेगा। अब उसी हिसाब से आप बताइए या आप सोचिए कि श्रम को हम कैसे समझेंगे, कि हम आंतरिक अंतर संबंध के हिसाब से समझेंगे। और चूंकि अगर आप आंतरिक अंतर संबंध के हिसाब से समझेंगे तो फिर वो पूंजी का अवधारणा क्या होगा, पूंजी को फिर कैसे समझेंगे, पूंजी क्या है फिर, है ना, उसी से निकल के आता है। तो इसको हम आगे के वीडियो में इसको हम खुलासा करेंगे कि ये तेल और पानी का संबंध है या दूध और पानी का